इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं गीतकार पंछी जालौनवी से। इनसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। पंछी साहब, आदाब अर्ज़ है, बहुत स्वागत है। आदाब। पंछी साहब, कैसा लग रहा है? विविध भारती के स्टूडियो में आप आए हुए हैं और रेडियो के जरिए अपने चाहने वालों से मुखातिब हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मसरत और खुशी ये एक एहसास है जी, और जाहिर है कि इस एहसास को लफ्जों में जिस अंदाज में भी बयान किया जाए समझ लेना चाहिए, क्योंकि एहसास की कोई शक्ल तो पेश नहीं की जा सकती। बिल्कुल। वाकई में बहुत खुश हूँ। पंछी साहब, पंछी जालौनवी का नाम आखिर कैसे पड़ा? देखिए, मैं काफी मर्तबा इंटरव्यूज में ये बात यूनुस भाई बता चुका हूँ जी जी, कि एक उर्दू शायरी की जब शुरुआत होती है तो ये मशरिक और मगरिब पूरा वो पश्चिम सभ्यता में शायरी में ये तमीज पैदा करने के लिए मशरिकी शायर कौन है, एक तखल्लुस यानी उपनाम का इंतखाब करना पड़ता है। जी, तो ये पुरानी रवायत है उर्दू ये की। उर्दू शायरी की रिवायत है। तखल्लुस की शक्ल में मेरा नाम पंछी मैंने इंतखाब किया। वैसे आपका जो सही नाम है, असली नाम क्या है? असली तो यही है। आप पूछ सकते हैं सही नाम जो अच्छा लगे सुनने में। जिस नाम के साथ आप पैदा हुए थे। मैं सैयद अतहर हसन मेरा पूरा नाम है। जी हाँ। जाहिर है कि यही सुनने में अच्छा लग रहा होगा। नहीं, हमको पंछी सुनने में ज्यादा अच्छा, ज्यादा रूमानी, नाजुक और नर्म और उड़ान वाला नाम लगता है और शायराना भी लगता है थोड़ा जी। सा। वैसे पंछी ही तखल्लुस और इस तरह का नाम, पेन नेम आपने क्यों रखा? यूनुस साहब, मैं जहनी तौर पे बहुत ज्यादा सेकुलर हूँ जी। और पंछी नाम इसलिए मैंने चुना, इसलिए इसका इंतखाब किया क्योंकि ये पंछी जो होते हैं ये जरा सा सेकुलर होते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात आपने कही है। परवाज शायरी की एक बुनियादी चीज है। जी, परवाज एक इस्तियारा है, एक सिंबॉलिक है पंछी, तो मैंने पंछी नाम का इंतखाब। पंछी नाम का इंतखाब किया और वहां से आपकी परवाज शुरू होती है। जी। अपने शहर जालौन के बारे में हमें बताएं, किस तरह का आपका बचपन था और कैसी दुनिया थी जिसमें आपने अपनी आंखें खोली? देखिए, मेरे घर का माहौल बहुत ज्यादा अदबी और उर्दू जबान में घुला मिला। ये जो तलफ़ुज़ का अच्छा होना, जी जी, मैं जब उर्दू नहीं जानता था तब भी मेरा ठीक ही था, लोगों से सुना था मैंने। तो एक ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया, एक ऐसे घर में, एक ऐसे आंगन में आंख खुली है जहाँ पे उर्दू का बड़ा रिवाज था। आपसी बातचीत में भी जाहिर है कि उससे मोहब्बत थी मुझे। मेरे खानदान में बहुत से अदबी लोग गुजरे हैं, उनमें मुजफ्फर शाहजहानपुरी बहुत नुमाया नाम है। तो मैं शायरी का जोड़ तोड़ का शौक रखता था, फिर बाद में ये जुनून की शक्ल इख्तियार कर गया। और जहां तक आपकी स्टडी की बात थी, तो वो और शायरी, इन दोनों में किस तरह का आंकड़ा था? देखिए, पढ़ाई तो मैंने जो भी की है वो मजबूरी में की होगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ पाया हूँ, इसलिए कि सिलेबस में कभी दिल नहीं लगा। उर्दू लिटरेचर, उर्दू शायरी बहुत ज्यादा पढ़ने का शौक था और अच्छे अच्छे शोरा को मैंने पढ़ा, उन्हें समझने की कोशिश की। मुझे शेर मुतासिर करते थे हमेशा। जी, तो आज आपके पसंदीदा शायर कौन है जिनसे आपको रोशनी मिलती है अदब की दुनिया में? देखिए, जदीद लहजे का मैं कायल हूँ। जमाने बदल रहे हैं, कदरें बदल रही हैं। तो मैं इन दिनों अहमद फराज साहब को बहुत पसंद करता हूँ। परवीन शाकिर को मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है जी। मुझे बशीर बद्र भी बहुत पसंद है। मुंबई शहर की तरफ आपका आना किस तरह से हुआ, कब आप आए और किस तरह से आपने ये तय किया कि भाई आपको फिल्मों की दुनिया में या एल्बम्स की दुनिया में आना है? मुझे लोगों ने बताया कि मैं किस तरह का लिखता हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ राइटिंग में। उसमें मेरे वालिदैन का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, तो मैंने अपनी ख्वाहिश उनके दरबार में रखी, तो उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। और मेरी जो भी जद्दोजहद का वक्त रहा, किसी तरह का वालिदैन, भाई बहनों और जो भी हमारे करीब के लोग हैं, कभी किसी ने मुझसे मुतालबा नहीं किया किसी तरह का। आमतौर पर ये मुतालबा ना करना कठिन चीज होती है। जी हाँ, ये मुतालबा ना करना मेरे लिए मदद साबित हुआ। आप ये भी कह सकते हैं कि यहीं से मुझे हरारत मिली कुछ कर गुजरने की। कैसे आपने ये फैसला किया था कि आपको, आपका जो छोटा सा कस्बा, छोटा सा शहर है वो ठीक नहीं है और आपको कहीं और परवाज करनी है? देखिए, मैं बहुत अच्छी तरह से एक चीज जानता हूँ कि वो जो 95 था, उस वक्त मैं इतना बड़ा तो नहीं था
کہ کوئی زندگی کا فیصلہ لے لیا جائے. اتنے بڑے تو آپ ابھی بھی نہیں لگ رہے ہیں. کہ زندگی سے متعلق کوئی ایسا فیصلہ لیا جائے کہ یہاں سے جاؤ, ایک پردیس ہے بامبے, بس مجھے ایسا لگا کہ یا تو اردو فلمی شاعری نے مجھے متاثر کیا, مجھے بھی لگا کہ ایسے گانے میرے بھی آنے چاہیے, اور میں نے ڈائری دبائی, شاعر بنا. پھر یہاں آنے کے بعد مجھے یہ لگا کہ میں کہاں آ گیا. اچھا. کیونکہ یعنی جھونکے میں آپ آ تو گئے. جی ہاں, آپ جھونکے لفظ جو آپ نے استعمال کیا, یہ بالکل صحیح لفظ استعمال کیا جی, کہ میں آیا جھونکے میں ہی تھا, لیکن جھونکا بعد میں یہاں مجھے پتا چلا کہ یہ ون وے. تو پنچھی صاحب, ذکر چلا کہ 1995 کے دور میں آپ وہاں سے یہاں آ گئے تھے. جی ہاں, لیکن آپ شاعر تو پہلے ہی بن چکے تھے ماشاءاللہ, اور مجھے پتا ہے کہ آپ مشاعروں میں آپ کا آنا جانا اور شروع ہو گیا تھا اس وقت تک. ہاں جی. اس دور کو یاد کر کے اس کی یادیں ذرا ہمارے ساتھ بانٹیے کہ آپ نے پہلا مشاعرہ کب پڑھا تھا. دیکھیے, پہلا مشاعرہ میں نے پڑھا تھا, بس جی. صرف اتنا ہی یاد ہے. میں نے پرفارم تو کر دی غزل, پڑھ تو دی, جو بھی ٹوٹا پھوٹا لکھا تھا, کون داد دے رہا ہے کون نہیں دے رہا ہے, ادھر ادھر نگاہ نہیں جا رہی تھی میری. لیکن اس کے بعد میں رویا بہت. یہ خوشی کے آنسو تھے؟ یہ پتہ نہیں کس چیز کے آنسو تھے. جی. ایک مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں مجھ سے تلفظ کی غلطی تو نہیں ہو گئی, زبان کی غلطی, کیونکہ سامنے سب دانشور بیٹھے ہوئے ہیں اور سب مجھ سے بہت بہت بڑے بیٹھے ہیں. جی. تو ایک خوف, لیکن چونکہ نام ہمارا اناؤنس کر دیا گیا تھا, لہٰذا میں پرفارم کرنے تو مجھے جانا ہے. اس کے بعد جو ہمارے اندر انتشار رہا کچھ دیر, تو وہ یقیناً بیان کر پانا مشکل ہے میرے لیے. اس دن کو یاد کرتے ہوئے آج بھی آپ کے دل میں کچھ نرم و نازک سا محسوس ہو رہا ہوگا؟ بہت ہی. وہ دن میری زندگی کا بڑا اہم دن تھا کہ میں نے اپنے سفر کی شروعات کی تھی. شاباشی ملی تھی اور ہمارے بزرگوں نے دی ہے ہمیشہ سے, اور آج بھی دیتے ہیں. میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. ہمارے قصبے میں ہمارے استاد کا انتخاب کیا میں نے. جی. نثار احمد ساغر صاحب ہیں, تو ان کو میں اپنی شاعری اصلاح کے لیے دکھاتا تھا. نثار صاحب بہت ہی مشفق استاد ہیں, بہت ہی سرپرستی رہی ان کی میرے ساتھ. تو یہ نثار صاحب کا احسان ہے جو ہمارے قصبے کے استاد تھے. بات چل رہی تھی 1995 کی, جبکہ آپ اس بڑی سی دنیا میں آئے تھے اپنی چھوٹی سی دنیا کو چھوڑ کر. جی. کس طرح کا سنگھرش آپ کو کرنا پڑا وہ شروعاتی دن, وہ دن جب آپ ٹرین سے اترے ہوں گے جی. اور ممبئی شہر میں آپ نے اپنے قدم رکھے تھے, تو کس طرح کے خواب تھے اور کس طرح کے کانٹے تھے؟ آنکھوں سے خواب کا جو سیلاب تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ میری آنکھوں کی وسعت کم پڑ گئی تھی جب میں بامبے آیا تھا. اور رہی بات کانٹے کتنے تھے, پروین شاکر کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ انہوں نے شعر میں یہ بات کہی ہے کہ پیچھے بندھے ہیں ہاتھ اور شرط ہے سفر, کس سے کہوں کہ پاؤں کا کانٹا نکال دے. کیا بات ہے. اس شہر میں آ کے میں نے یہ محسوس کیا. تو کس طرح سے وہ دن گزارے آپ نے؟ مشکلوں کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے. دن میں نے مختلف طرح سے گزارے ہیں یہاں پہ. میں ایک اخبار سے بھی جڑا رہا اور مختلف اخباروں کے لیے لکھتا رہا. پیسے مجھے کم ملتے تھے لیکن کم بہت ہوتے ہیں سروائیو کرنے کے لیے. نہیں سے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے میں لگا رہا, اخباروں کے لیے لکھتا رہا. میں نے کچھ چھوٹے موٹے کاروبار بھی کیے جن میں میں ذمہ داریوں سے بری رہوں. کچھ اس طرح سے کاروبار, مسلسل لوگوں کو نوک کرنا, مسلسل لوگوں سے ملتے رہنا, کمیونیکیشن سسٹم مہنگے ہونا, موبائل میں افورڈ نہیں کر سکتا اور دوسروں کو بے وجہ اتنا مہنگا انکمنگ کال دے نہیں سکتا. مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ میں کسی شخصیت کو فون کرتا ہوں تو وہ میرا فون کیوں اٹینڈ کرے جب اتنا مہنگا ہے. تو بڑی مشکلیں تھیں اور یہ سارے احساس تھے, کیلکولیشن تھے, کب کس کو کیا کرنا ہے. لیکن مسلسل جدوجہد کا یہ نتیجہ ہے. خوش قسمتی ہے کہ میں آج ووڈھ بھارتی میں بیٹھا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں. تو پہلی کامیابی کس طرح کی تھی اور کب ملی تھی آپ؟ پہلی کامیابی مجھے جلدی مل گئی تھی. اچھا اچھا. جی, میں 95 میں آیا تھا. 97 میں میرا متوا ایک البم روپ کمار کا. جی ہاں. تو بہت کم وقفے میں مجھے ایک بڑی اپارچونیٹی مجھے ہاتھ لگ گئی تھی. کس طرح سے روپ کمار سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی اور کس طرح سے چناؤ ہوا تھا کہ آپ کو کیا لکھنا ہے, کون سا آپ کا گانا اس البم میں جا رہا ہے؟ دیکھیے, وہ البم کمپلیٹ ہو چکا تھا پورا. اس کے 8 گانے کمپلیٹ ہو چکے تھے اور اس میں 8 رائٹرز تھے اور 8 گانے تھے. قتیل شفائی صاحب تھے, قیصر الجعفری صاحب تھے, راحت اندوری صاحب صرف ایک رائٹر ایسے تھے جن کے 2 گانے تھے اس میں. تو میں نے
पहली मुलाकात में जब रूप साहब को अपना गाना सुनाया, अपना गीत सुनाया, तो रूप साहब ने मुझे उस गाने को रोकने के लिए कह दिया और वजह नहीं बताई गई मुझे। 2-4 रोज के बाद मैं मामूल के एतबार से उनको फोन करता हूँ, वो कहते हैं कि ये गाना मैं रख रहा हूँ अपनी एक प्राइवेट एल्बम में। तो इस तरह से वो गाना रिकॉर्ड हो गया मेरा, और वो फिर मितवा एल्बम में आया, और मितवा उस वक्त का बहुत कामयाब, बहुत ही कामयाब, बहुत ही कामयाब। तो बताएं कि वो कौन सा गीत था और कैसा लगा जब वो गीत रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि बहुत सारे सपने लेकर आप मुंबई में आए थे और आपका कहना है कि कामयाबी बहुत जल्दी मिल गई थी। वो किस तरह के एहसास थे जिन दिनों ये गीत रिकॉर्ड हुआ उस एल्बम के लिए? मेरा जब गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो मैं हर मरहले में रूप जी के साथ था जी, और उन्होंने वाकई मुझे बहुत ही मोरल सपोर्ट या हर तरह से मेरी हेल्प की है इस शहर में, बॉम्बे में। जब मेरा गाना फाइनली मैंने सुना रिकॉर्ड होने के बाद, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ की कोई दुआ कबूल हो गई है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने कही है जी। आपने घर में अपनी माँ को इसकी खबर दी? मैंने सबसे पहले माँ को खबर दी। अब ये बताएंगे, रूप कुमार ने मितवा तो गा लिया और ये एल्बम बहुत ज्यादा कामयाब हुआ, मशहूर हुआ, इससे आपको कितना फायदा मिला और आपकी जद्दोजहद में कितनी आसानी हुई? एक फायदा तो सबसे बड़ा जो हुआ वो ये हुआ कि रूप जी ने अगली एल्बम के लिए मेरा इंतखाब कर लिया जी और उसका नाम था मोहब्बत हो गई। और उनकी खास बात यह है कि अगर उनको कोई गीत या कोई आर्टिस्ट, कोई फन पसंद आ जाए तो वो उसको पूरी तवानाई के साथ में अहमियत देते हैं बाकायदा। पंछी साहब कहते हैं कि या तो इंसान तब शायर बनता है जब उसके मोहब्बत की तमन्ना होती है, या तो तब बनता है जब उसका दिल टूट जाता है। आप कैसे शायर बने थे? मैं तो ऐसा है कि किसी का भी दिल टूटे मैं शेर कह देता हूँ मैं अपना टूटने का इंतजार नहीं करता। वाह। तो एक मुशाहिदा है मेरा अपना जी कि दिल कहीं टूटे मेरा तो शेर हो गया। वाह वाह वाह। अच्छा, एक अदब की दुनिया है, एक कारोबारी दुनिया है, जहाँ पर आप फिल्मों के लिए या एल्बम्स के लिए लिखते हैं, तो दो अलग तरह की लेखनी है, दो अलग मिजाज हैं। आपको क्या लगता है कि आपके दिल के करीब कौन सा हिस्सा है आपकी लेखनी का, अदबी या कारोबारी? देखिए, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अदब से जुड़ने के बाद अदब आपसे जुड़ा रहता है। वाह हमेशा। वाह वाह, बहुत सी। और कारोबारी शायरी ऐसी है, जब तक आप लोगों के दिल बहला पा रहे हैं तब तक लोग आपको एंटरटेन कर रहे हैं, उसके बाद लोग आपको पूछना बंद कर देते हैं और आप अपनी शिनाख्त खो बैठते हैं। ऐसी हमारे सामने मिसालें भी हैं। तो जाहिर है कि मेरा जो झुकाव है वो अदब की तरफ है। जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी वहीं से मैं इख्तिताम चाहता हूँ जी। लेकिन ये जो ये शहर है, समंदर के किनारे का बड़ा सा शहर, ख्वाबों का शहर, इस शहर में आके आदमी अदब से पीठ करके और कारोबार में इतना मगन हो जाता है कि उसके पास वक्त की और उसके पास ताकत की कमी हो जाती है। क्या आपको ऐसा कभी महसूस हुआ कि आप बहुत सारी ताकत एक दूसरी दुनिया के लिए जा रही है? नहीं, महसूस तो हुआ है। तो अगर वक्त की कमी हो गई है तो आप कम कहिए। अदब देखिए, अदब और कमर्शियल शायरी, यानी जो हमारे हम इन दिनों जिसमें मसरूफ हैं, इसमें बहुत जरा सा फर्क है, लेकिन उस फर्क की वजाहत बहुत बड़ी है। जरा सा फर्क ये है कि जब हम अदब में कुछ कहते हैं तो अपने लिए कहते हैं, जब कमर्शियल कुछ कहते हैं तो आपके लिए कहते हैं। वाह। तो इस फर्क की जब हम वजाहत में जाएंगे तो कई सफ़े हम भर सकते हैं इस पर। लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही है कि अदब में मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूँ, कमर्शियल में आपके सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूँ। अच्छा, ये जो प्राइवेट एल्बम्स लिखने का सिलसिला है, ये तो आपका लंबे समय से चल ही रहा था। जी। रूप जी के अलावा जो मैंने म्यूजिक एल्बम्स किए, उसमें एक एल्बम 10 फिल्म के बाद आया था। राजीव गोस्वामी उसके सिंगर थे और प्रीतम ने उसका संगीत दिया था। जी जी। और गाना था मुझे मेरे यार से मतलब, मुझे बस प्यार से मतलब। ये तो बहुत मशहूर हुआ है भाई। जी हाँ। अच्छा खासा, काफी इसको भी सराहा गया और काफी पसंद किया लोगों ने। आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए और इतनी प्यारी बातें हमसे की। श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि एक शायर से बात करके दिल को बहुत सुकून मिलता है, और शायद एक शायर की बातें सुन के आपको भी बहुत सुकून मिला होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे मिलिए प्रोग्राम में आज हमने आपकी मुलाकात करवाई गीतकार पंछी जालौनवी से। इनसे बातचीत कर रहे थे यूनुस खान। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। इनसे मिलिए।